नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर। मैं गोविंद सर जी आपको केमिस्ट्री की क्लासेस दे रहा हूं और यहाँ पर बिलियन चैप्टर आपका चल रहा है। आज से थोड़ा सा हम अपने पैटर्न में बदलाव कर रहे हैं। पहले पूरी चैप्टर की हम थ्योरी आपको पढ़ा दें, तत्पश्चात उसके सभी जितने भी आपके फार्मूलेस हैं, जितने भी आपके अणुसंघ गुणधर्म हैं, उन सभी के फिर हम न्यूमेरिकल बाद में एक साथ करवाएंगे, जिससे आप थ्योरी एक साथ कवर कर लो और न्यूमेरिकल एक साथ कवर कर लो। तो कल तक हमने आपको क्वथनांक का उन्नयन पढ़ाया था और जहाँ तक हमें मालूम है क्वथनांक का उन्नयन तक आपको क्लियर भी होगा, और जिसको नहीं क्लियर है वो जाके पहले क्लियर कर ले, पिछला वीडियो देख ले। वीडियो पूरा ज़रूर देखा करो, जिससे ये है कि आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब आप आधा वीडियो देखते हो उसके बाद छोड़ देते हो तो कोई उसका मतलब नहीं है। वीडियो देखे तो पूरा देखो और उसके बाद ही न्यूमेरिकल आपको समझ में आएंगे, है ना। तो यहाँ तक जो हमने आपको कल तक पढ़ाया था क्वथनांक का उन्नयन, उसके बाद हम आपको और आगे थोड़ा सा थ्योरी उसके आगे वाले जो अणुसंघ गुणधर्म है जो हमने आपको बताए थे वो हम चालू कर रहे हैं। देखिएगा, तो यहाँ पर जैसे ये बिलियन के अणुसंघ गुणधर्म है, हमने आपको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये पूरा करवा चुके हैं। इसके बाद हमने क्वथनांक का उन्नयन ये अभी हम कल चलाए थे, इसको अभी पूरा नहीं हुआ है। इसमें हमने आपको क्वथनांक के उन्नयन के बारे में पूर्ण जानकारी दी थी। अब इसके बाद क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित कुछ और अवधारणाएं हैं, देखिएगा। इसको हटा देते हैं। क्वथनांक के उन्नयन के लिए हमने जो आपको फार्मूला निकाला था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू एन ग्राम, ये फार्मूला हमने आपको निकाला था। क्वथनांक का उन्नयन कब होता है? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील पदार्थ को विलय करते हैं और जब विलय कर देते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ये मोलल, हमने इसकी वैल्यू भी आप लिखा है मोलल, के बी इक्वल टू मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये आपका के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ये भी मैंने लिखवाया था, ये विलय की मात्रा है, विलय का द्रव्यमान है। ये विलय का अणुभार है या मोलर द्रव्यमान है, और ये विलायक का द्रव्यमान है ग्राम में। तो ये सारी चीजें हमने कल आपको लिखवा दी थी, कौन चीज किसको क्या बोलते हैं। तो ये है क्वथनांक का उन्नयन, ये है विलय की मात्रा या विलय का द्रव्यमान, ये है विलय का मोलर द्रव्यमान, और ये है विलायक का द्रव्यमान। ये है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित भी किया जाता है, परिभाषा भी पूछी जाती है इसकी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक हम किसको कहते हैं। अब देखिएगा ध्यान से इसको, मोलल उन्नयन स्थिरांक ये भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विलय के 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विलय के 1 मोल को घोलने पर या विलय करने पर
घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। स्थिरांक कहलाता है। ये इसको देख लो और याद कर लो और नोट बना लो। 1000 ग्राम विलायक में, ये 1000 ग्राम विलायक है, सपोज दैट 1000 ग्राम विलायक, 1000 का मतलब 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम विलायक शुद्ध पानी है, मान लीजिए जल है ये, और इसमें हमने किसी भी विलेय अवाष्पशील विलेय, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं यूरिया का 1 मोल, तो यूरिया अवाष्पशील पदार्थ है, यूरिया अवाष्पशील पदार्थ है, यूरिया का 1 मोल, तो 1 मोल किसके बराबर होता है? मोलर द्रव्यमान के। मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान यूरिया का कितना होता है? 60, तो 60 ग्राम बराबर 1 मोल। ये आपका यूरिया का 1 मोल हो गया। तो यूरिया का 1 मोल, किसी भी पदार्थ का 1 मोल, अगर अणु है तो उसका अणु भार, परमाणु है तो परमाणु भार 1 मोल के बराबर होता है। तो यहाँ पर यूरिया का अणु भार कितना है आपका? 60। तो 60 ग्राम यूरिया को यदि हम 1 किलोग्राम जल में घोलते हैं, तो पहले जल का क्वथनांक, शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक आप जानते हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 + 273 यानी 373 केल्विन हो जाएगा आपका, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड चलो हम मानते हैं, तो 100 डिग्री होता है, लेकिन जब इसको 60 ग्राम यूरिया को घोलेंगे तो इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। वही लिखा है, 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे केबी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? केबी से। तो ये भी आपको परिभाषा के रूप में पूछा जाता है। 1000 ग्राम विलायक में, बस इतना याद रखना, 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय के 1 मोल को घोलने पर या विलेय करने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके लिए फार्मूला, तो फार्मूला आपका यही हो जाएगा, यही फार्मूला आप इस तरफ से घुमा के रख दोगे, केबी बराबर तो डेल्टा टीबी इंटू एम इंटू कैपिटल डब्लू अपॉन, ये दोनों नीचे हो जाएंगे, स्मॉल डब्लू इंटू 1000। ये आपका वही फार्मूला है जो आपका ये है क्वथनांक का उन्नयन का। बस यहाँ से केबी का मान इस तरफ से निकाल लेंगे। तो ये आपका केबी बराबर डेल्टा टीबी इंटू मोलर द्रव्यमान इंटू विलायक की मात्रा इंटू विलेय की मात्रा इंटू 1000। तो यहाँ से आप केबी का मान निकाल सकते हो। केबी का मान निकालने के लिए भी आता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या हो गया भाई? मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक आपको समझ में आया। तो 1000 ग्राम विलायक में किसी भी विलेय पदार्थ के, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक, इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। ये भी पूछा जाता है। इसी का एक जोड़ीदार है, ये अभी हमने बोला मोलल। अब मोलल की जगह हम कर सकते हैं मोलर। मोलर उन्नयन स्थिरांक, या इसको बोलते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक। आणविक भी बोलते हैं इसको, याद रखना, पूछा जाता है आणविक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है ना। तो आणविक उन्नयन स्थिरांक की हम बात कर रहे हैं। आणविक उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसको हम के या एम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक्चुअली में के भी, अब मोलर के लिए हम यूज कर देते हैं, मोलर के लिए के एम यूज कर देते हैं, एम लगा देते हैं। तो मोलर में क्या थोड़ा सा अंतर है, याद रखना आपको, 1000 की जगह 100 कर देंगे। 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है मोलर
उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ये भी आपका पूछा जाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलर या आणविक भी इसको बोलते हैं, मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, है ना। मोलर मोलल याद रखना है आपको, मोलर तो मोलर में 100 आ जाएगा और मोलल में 1000 रहेगा। और उसी हिसाब से यहाँ पर आप फार्मूले में थोड़ा चेंजमेंट कर लेंगे। वो के बी और के एफ आप कुछ भी लिखो, उससे कोई के एम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर आप 1000 की जगह 100 कर देना, फार्मूला आपका वही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका मोलर है और पहले जो हमने आपको बताया था वो आपका मोलल है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक, ये दो बातें आपको क्लियर हुई, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको यहाँ पर डाउट है वो कमेंट में कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में जाकर, और हमें बताएं कि क्या नहीं समझ में आ रहा। तो ये दो बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ देखिए, तो ये क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित दो परिभाषाएं और हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है ना। तो ये आपका क्वथनांक का उन्नयन आपका क्लियर हुआ। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हमने आपको 4 अणुसंघ गुणधर्म बताए थे। कितने बताए थे? 4 अणुसंघ गुणधर्म। पहला क्या था? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्या था? क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन मैंने आपको क्लियर कराया। इसके बाद हिमांक का अवनमन तीसरा आता है। तीसरा आप देखिएगा, अब देखिएगा तीसरा आपका आया हिमांक का अवनमन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां पर क्या था? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील पदार्थ को विलय किया जाता है, कोई भी हम शुद्ध विलायक लें, ये वही उतनी चीज आपको समझनी है, बार बार उतनी चीज समझा रहे हैं। ये आपका विलायक है, शुद्ध विलायक, सपोज दैट शुद्ध विलायक ये, और शुद्ध विलायक में हमने कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया भाई, अवाष्पशील, है ना, तो ये फिर विलयन बन जाता है। जब हम तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक में शुद्ध विलायक में जब कोई अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार से हिमांक का अवनमन यानी क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है तो उसको बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक बढ़ गया, है ना। और यहां पर हिमांक का अवनमन इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ से। उसी प्रकार से जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ को मिलाते हैं तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है। ये आपका मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप पानी को जमाओगे, हिमांक का मतलब होता है जमनांक, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि पानी का जो जमनांक है यानी हिमांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जब पानी में हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे तो फिर वो 0 पे आपका नहीं जमेगा, थोड़ा कम पे जमेगा, माइनस में, यानी -1 में जमेगा या -2 में जमेगा, ऐसे जमेगा, तो उसका हिमांक घट जाता है। और क्वथनांक में क्या था? क्वथनांक में जब किसी अवाष्पशील पदार्थ, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ को मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री, और जब उसमें 100 डिग्री, ये मान लो 100 डिग्री है, तो उस क्वथनांक बढ़ जाता है जब कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं। और यहाँ पर ये हिमांक घट रहा है। ये मान लो पानी का हिमांक है, और जैसे मान लो पानी में हमने चीनी डाल दी, मान लो कुल्फी जमानी है आपको, है ना, तो पानी में चीनी डाल दी और चीज़ें डाल दी और उसको फ्रीजर में रखेंगे तो क्या 0 पे जमेगा? पानी 0 पे जम जाता है, लेकिन जब वो विलयन बन जाएगा, अवाष्पशील पदार्थ उसमें मिला देंगे तो फिर वो 0 पे नहीं जमेगा, माइनस में चला जाएगा।
यानी कि हिमांक में गिरावट आई तो उसी को बोलते हैं अवनमन। क्या बोलते हैं भाई? अवनमन। समझ में आ रही ना, है ना? तो यहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं? अवनमन। ठीक, ओके बेटा। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। तो वही चीज़ यहाँ पर, वही डेफिनेशन यहाँ पर भी लागू होगी, है ना? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अभावशील पदार्थ को विलय किया जाता है तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है। देखो परिभाषा, जब किसी शुद्ध विलायक, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ विलय किया जाता है, विलय किया जाता है तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक क्या होता है भाई? तो हिमांक वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ जमना प्रारंभ करता है, वह उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जब किसी शुद्ध विलायक में, है ना, इसमें बेटा, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ को विलय करते हैं तो उसका हिमांक गिर जाता है, हिमांक कम हो जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। इतनी सी बात आपको समझनी है। तो हिमांक का अवनमन। अब जैसे क्वथनांक बिल्कुल सेम है आपका, जैसे क्वथनांक का उन्नयन था, वो बढ़ रहा था, ये घट रहा है, वो भी तापांतर था, ये भी तापांतर है। तो इसमें भी आपका डेल्टा टी एफ बराबर T2 माइनस T1, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। डेल्टा टी एफ हिमांक का अवनमन, ये T2, ध्यान देना, अभी मैंने बताया था ऐसे करके, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये किसका है? विलायक का। किसका है? पानी का, यानी पानी 0 पे जमता है और जब उसमें अवाष्पशील पदार्थ कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि कम हो गया। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर T1 और ये हो गया आपका टेम्परेचर T2। इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्वथनांक में क्या होता है कि ये मान लो पानी का क्वथनांक है, क्वथनांक बढ़ता है तो ये रहता है T1 और विलयन का रहता है T2। ये बात आपको 100% याद रखनी है, अच्छे से समझना है इसको। जब तक ये समझ में नहीं आएगा आप क्लियर नहीं हो पाओगे। विलायक, शुद्ध विलायक कितने पे जमता है? 0 पे। विलयन कितने पे जमता है? माइनस में। तो कम वाला T1 हो गया, ज्यादा वाला T2 हो गया। तो यहाँ पर T2 क्या है भैया? शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक। और T1 क्या है? विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक। ये विलयन का हिमांक हो गया। ठीक है ना? तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, है ना? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ को विलय किया जाता है तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है। और ये आपका साधारण जब जैसे मान लो हमें शुद्ध विलायक का हिमांक निकालना है या विलयन का हिमांक निकालना है तो डेल्टा टी एफ निकाल के यहाँ से दोनों में से किसी एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब यदि और भी चीज़ें हमें निकालनी है, जैसे हमने आपको उसमें बताया था क्वथनांक के उन्नयन में, क्वथनांक का उन्नयन किसके समानुपाती था? मोललता के। उसी प्रकार ये भी हिमांक का अवनमन किसके समानुपाती है? मोललता के। किसके समानुपाती है? मोललता के। तो देखिएगा भैया, यहाँ पे इतना आप नोट कर लो इसको अच्छे से और देख लो। तो ये हिमांक का अवनमन है वेरी। अब हम आगे देखें।
देखो ग्राफ के द्वारा समझाते हैं, उसमें भी हमने आपको बताया था ये आपका वाष्प दाब, इधर ये ताप इधर, ठीक है। वाष्प दाब और ताप, बस ठीक है, ठीक ठीक ठीक, इतनी रह। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पर जैसे वहाँ पर हमने आपको ये वायुमंडलीय दाब बताया था, वैसे उसी प्रकार से यहाँ पर हम एक ठोस अवस्था को दर्शाते हैं। ये आपका ग्राफ जो है कर्व, ये ठोस अवस्था को दर्शाता है, यानी यहाँ पर कोई भी वस्तु जम जाती है, ये ठोस अवस्था को दर्शाता है, ठोस अवस्था। ये अब इससे कम से कम 2 ग्राफ तो आप बनाओगे, 2 कर्व, एक आप ज्यादा भी ले सकते हो, 3 ले लो, कम वाला ताप T1, ज़्यादा वाला T2, दोनों का डिफरेंस डेल्टा टी एफ। एफ का मतलब फ्रीजिंग, बी का मतलब बॉइलिंग था। अब यहाँ पे 2 हमने आपको ग्राफ दिखाए, एक आपका जो ज़्यादा वाला है, तो हमने ज़्यादा वाला किसका बताया था, T2 शुद्ध विलायक का, ये शुद्ध विलायक का है, शुद्ध विलायक, और ये विलयन का है, विलयन। 3 लेना चाहो 20 को विलयन नंबर 1 कर दो तो एक और बनेगा, फिर हमें और बढ़ाना पड़ेगा, एक ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका है ना वाष्प दाब, ये वाष्प दाब देखो, जब किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब घटाएंगे 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 और ये T2 टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से विलयन का भी वाष्प दाब, ये शुद्ध विलायक का हो गया, इसमें आप वाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो विलयन बन गया, इसका वाष्प दाब हम घटा रहे हैं, है ना, इसके वाष्प दाब कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और ये T1 टेम्परेचर पर आपका ठोस अवस्था में यानी जम जाता है। तो यानी शुद्ध विलायक आपका T2 टेम्परेचर पर जमता है और विलयन आपका T1 टेम्परेचर पर जम जाता है। तो सेम कंडीशन है, जैसे क्वथनांक का उन्नयन था वैसे ही हिमांक का आपका अवनमन है, ठीक है ना। तो ग्राफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा याद रखना, उसमें वायुमंडलीय दाब था, वायुमंडलीय दाब पर पहुंचा रहे थे, यहाँ ठोस अवस्था तक अब पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाष्प दाब है। अब देखो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन वही है कि यहाँ पर डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोललता के, ये मोललता। डेल्टा टी भी क्वथनांक का उन्नयन भी मोललता के था, डेल्टा टी एफ बराबर करेंगे तो के एफ इंटू मोललता, ये एक ये फार्मूला बन गया। अगर सीधा मोललता दिया है तो के एफ की वैल्यू देख लो, है ना, यहाँ पर डेल्टा टी एफ हो गया, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलता मीन्स होता है विलेय की मात्रा, विलेय का अणु भार, विलायक की मात्रा किलोग्राम में, लेकिन यहाँ ले रहे हैं हम ग्राम में, तो ये यहाँ हो जाएगा 1000 का गुणा। तो फार्मूला वही है आपका क्वथनांक का उन्नयन वाला, खाली वही चीज़ है, खाली नाम बदल गए आपके। ये फार्मूला निकल आया, डेल्टा टी एफ क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का सॉरी हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक। क्वथनांक में क्या था, मोलल उन्नयन स्थिरांक,
वो के भी था, ये के एफ। मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। स्मॉल डब्लू वही चीज है, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, और स्मॉल एम विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान मतलब अणुभार, ये ठीक है। और ये कैपिटल डब्लू विलायक का द्रव्यमान, वही सारी चीजें हैं, खाली ये नाम बदल गए हैं। यहाँ पर आपका के है, तो देखिएगा जरा बना रहे हैं, है ना, ठीक है। देखिए तो ये आपका है हिमांक का अवनमन, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी एफ। और डेल्टा टी एफ ये देखो दोनों का अंतर है भैया, ये हम साफ साफ देख रहा है। टी टू क्या है आपका, शुद्ध विलायक का, टी वन किसका है, विलयन का। यानी टी टू टेम्परेचर पर शुद्ध विलायक आपका ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जम जाता है, ठीक है ना, ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, जम जाता है। और विलयन आपका टी वन टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में जमता है, ठीक है ना। तो ये आपका टी टू माइनस टी वन, यानी ये टी टू है, ये टी वन है, इतना घटा दो तापांतर निकल आएगा। तो तापांतर बराबर किसके होता है, यहाँ पर मोललता के समानुपाती होता है, बराबर करते कांस्टेंट आ जाता के एफ। के एफ को यहाँ हम बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, उसमें क्या बोलते थे, के बी, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये आपका के एफ है। तो आपको समझ में आया होगा, है ना, ठीक है ना। तो आपको सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और देख लो नजर घुमा के, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जितना भी चारों आपके अणुसंघ गुणधर्म है, चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, चारों आपके अणुसंघ इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमने आपको 2 से 3 करवा दिए हैं। सबसे पहले वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन। क्वथनांक के उन्नयन में जैसे हमने आपको बताया था मोलल उन्नयन स्थिरांक, उसी प्रकार से इसमें है मोलल अवनमन स्थिरांक, इसको भी परिभाषित किया जाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक को भी परिभाषित किया जाता है, ठीक है ना मोलल अवनमन स्थिरांक को भी परिभाषित किया जाता है। ठीक, आगे देखो, तो ये आपका क्लियर हो गया, समझ में आया, ठीक। ठीक है, अच्छे से देखो बेटा, अच्छे से, तब समझ में आएगा, है ना, हाँ ठीक है, अच्छे से देखो, देखो इधर। तो यहाँ पर अब जैसे हमने उसमें आपको बताया था मोलल अवनमन स्थिरांक, उसी प्रकार से यहाँ पर मोलल अवनमन स्थिरांक, ये के एफ, इसको भी पूछा जाता है, इस चारों पूछे जाते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक, दोनों बातें पूछी जाती हैं। तो मोलल अवनमन स्थिरांक की है वही परिभाषा है, 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय के 1 मोल को घोलने पर हिमांक में जो कमी आती है, ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है,
कहलाता है। ठीक है ना। तो हम आपको परिभाषा भी लिख के दे रहे हैं, और इससे क्या है, इसका अपना नोट्स बना लो अच्छे से ढंग से, फिर भी ना समझ में आए तो फिर भी पूछो। तो ये देखिएगा, तो यहाँ पर ये आपका वही परिभाषा है, उसकी जो परिभाषा थी वही इसकी परिभाषा है। उसमें वृद्धि हो रही थी, इसमें कमी हो रही है। फार्मूला आपका वही रहेगा, के एफ की तरफ से निकाल के रख दो, के एफ इक्वल टू, तो ऊपर क्या चला जाएगा बेटा, डेल्टा टी एफ इंटू एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000। ये आपका के एफ का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। ये आपका के एफ का हो गया बच्चा। ठीक है भाई, तो ये आपका किसका हो गया बेटा, तो ये हो गया मोलल अवनमन स्थिरांक। और इसी प्रकार से मोलल की जगह हम मोलर करते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो क्या नाम पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि मोलल की जगह अगर हम मोलल करते हैं, मोलर मोलर, तो यहाँ पर भी इसको भी हम के एम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। और यहाँ कर देंगे तो नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस करना है, 1000 की जगह 100 ग्राम विलायक में किसी आवासशील विलेय के 1 मोल को घोलने पर हिमांक में जो कमी आती है मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है। और फार्मूले में भी आपका यहाँ हो जाएगा 100। ठीक है। मोलर या आणविक, क्या बोलते हैं, आणविक, दिख रहा है, मोलर या आणविक, आणविक या मोलर, ये भी पूछा जाता है। तो अगर 100 के साथ निकालना है तो आणविक के रूप में निकाला जाता है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो अगर दिक्कत समस्या या परेशानी हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर उसका समाधान पूछें। अब तो ये चीज़ें हमने आपको जो बताई हैं, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, है ना, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ये इसके न्यूमेरिकल अभी हम आपको करवाएंगे। मैंने बोला न्यूमेरिकल सब लास्ट में करवाएंगे, सारे टॉपिक के जो करवा चुके हैं वो करवा चुके, उसके भी करवा देंगे दोबारा। तो ये पूरे सारे न्यूमेरिकल एक साथ होंगे। अब ये आपका हिमांक का अवनमन हो गया, हिमांक का अवनमन हो गया, और उसी से संबंधित ये मोलर हो गए। ठीक है ना। ठीक, ओके, कोई समस्या नहीं है मेरे ख्याल से। अब देखो, इसके बाद आपका चौथा अणुसंघ गुणधर्म आता है, 4th अणुसंघ गुणधर्म, परासरल दाब, परासरल दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना। अब ये जो परासरल दाब है उसको समझने से पहले देखिए, तो परासरल दाब, अब परासरल दाब को समझने से पहले हम आपको परासरल क्रिया समझाते हैं, क्योंकि परासरल क्रिया अनिवार्य है। भाई परासरल क्रिया नहीं समझ में आएगी तो परासरल दाब कैसे समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम आपको परासरल, पहले परासरल क्रिया समझो, परासरल क्रिया, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ध्यान देना। एक आपने पढ़ा होगा परासरल और विसरण, है ना, पढ़ते हो विसरण। विसरण का मतलब होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर तेजी से गति करना, जैसे सिलेंडर से गैस का लीक होना, क्योंकि सिलेंडर के अंदर सांद्रता अधिक होती है और सिलेंडर के बाहर वायु की सांद्रता कम होती है। उसी प्रकार से अब परासरल की बात आ जाओ। परासरल में क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना, लेकिन अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा, है ना, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना, है ना, अर्धपारगम
तो ये आपको समझ में आ रहा होगा ना, है ना। तो ये आप अब देखो जरा, ये परासरण क्रिया, ये अर्धपारगम झिल्ली लगा दी हमने, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, इसमें से केवल विलायक के कण आर पार हो सकते हैं, विलेय के कण आर पार नहीं हो सकते, इसीलिए तो इसको बोला जाता अर्धपारगम, यानी आधा हिस्सा पार करता है। क्रिस्टलाभ के कणों का, क्रिस्टलाभ आपने कोलाइडी विलयन पढ़ा होगा, क्रिस्टलाभ के कणों का आदान प्रदान हो जाए, यानी केवल विलायक के कणों, बहुत महीन कणों का आदान प्रदान हो जाए, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। चर्म पात्र झिल्ली चमड़े की बनी होती है, आपने जैसे अभी हम बताएंगे एग्जाम्पल, ये पहले समझो। ये है आपका शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, और ये है आपका विलयन, विलयन, और ये है अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, हिंदी में कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली। तो अब ये शुद्ध विलायक कम सांद्र होता है, भाई ये कहाँ गाढ़ा है, पतला है, बिल्कुल कम सांद्र है। विलयन में कुछ आवासशील पदार्थ मिलाया गया होगा तो ये अधिक सांद्र है, अधिक सांद्र, ठीक है ना। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के इस तरफ गति करेगा, इस तरफ गति करेगा, ब्लैक मार्कर कहाँ है, इस तरफ गति करेगा, तो ये आपका इधर से इधर जाएगा, ये और तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों की सांद्रताएं समान ना हो जाए। समझ में आ रहा है। तो ये आपका है। अब इसकी परिभाषा हम क्या लिखते हैं, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना परासरण क्रिया कहलाता है, ठीक है ना। जैसे तुमने देखा होगा, है ना, जैसे तुमने देखा होगा कि किशमिश है, किशमिश को हम पानी में डालते हैं वो फूल जाती है, तो किशमिश के अंदर जो तरल पदार्थ है वो गाढ़ा होता है, यानी अधिक सांद्र होता है, और जो बाहर पानी है वो कम सांद्र है। तो किशमिश के ऊपरी जो परत होती है वो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। तो होता क्या चीज़ है, पानी उसके अंदर प्रवेश करता रहता जब तक करता रहता जब तक कि दोनों की सांद्रताएं बराबर ना हो जाए, किशमिश जाती फूल। तो ये परासरण क्रिया है, अंतः परासरण। ऐसे ही बाह्य परासरण होता है कि अंगूर को अगर हम नमक के पानी में डालते हैं तो नमक का पानी का गाढ़ा होता है, सांद्र होता है, अंगूर के अंदर जो पानी वो पतला होता है, तो अंगूर के अंदर से पानी बाहर आ जाता है तो अंगूर पचक जाता है नमक। तो ये आपका परासरण क्रिया हो गई, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। अब परासरण दाब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, और बाकी की जो भी अणुसंग गुणधर्म रह गए हैं उसको हम अपने अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।